नमस्कार, मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर का एक छोटा सा इलाका है चरोदा। यहाँ रहते हैं वी विश्वनाथन आचार्य। ये शख्सियत हैं जो पिछले 40 सालों से देश की 42% आबादी जो कारीगर है, पारंपरिक और गैर पारंपरिक, इनके लिए युद्ध लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इनकी लड़ाई भारत की उस आबादी के लिए है जिनके लिए कोई मंत्रालय नहीं बना, जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन वी विश्वनाथन आचार्य की लड़ाई आज भी जारी है। मैं उनसे सीधे मिलाऊंगा और आपको ऐसी चौंकाने वाली और नई जानकारी दूंगा जिसे जानना समझना हर भारतवासी के लिए बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे लोग फिल्मी हीरो हीरोइन या क्रिकेट स्टार के बड़े इंटरव्यू लेते हैं तो काफ़ी चर्चा होती है। उनसे भी कहीं बड़ा अगर मैं कहूँ कि 4 दशकों से जिसने अपना पूरा जीवन दे दिया आर्टिजन के लिए, आर्टिजन यानी कारीगर, वो कारीगर जिनकी आबादी 42% है, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। इस बारे में मैं चाहूँगा कि अपने मुंह से वी विश्वनाथन आचार्य ही बताएं जिन्होंने पूरा जीवन दे दिया। आपका स्वागत है राष्ट्रबोध में। आप बताएंगे कि भारत की कैसे 42% आबादी अभी तक उपेक्षित है और ये 42% की संख्या आई कहाँ से? सर 1931 का जो सेंसस के अनुसार पंचशिल्पी विश्वकर्मा समाज का जो 5 घटक है, लोहार, बढ़ाई, ताम्रकार और स्वर्णकार और शिल्पी, ये पांचों मिला के करीब 10% आबादी माना गया है। लेकिन इसका ऑफिशियल डिक्लेरेशन आज़ाद भारत में नहीं हुआ है। लेकिन इस संख्या को साथ में जुड़े हुए हैं करीब 7 और जो काम करने वाले पैतृक परंपरागत कारीगर जो अपन पहले कहते थे। ऑफिशियल संख्या फिर कहाँ से आई? ऑफिशियल संख्या यह है कि मतलब 2013 में केरल सरकार ने एक विश्वकर्मा कमीशन नियुक्त किया सरकार की ओर से। कितना आबादी है इनकी, इनके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए एक ऑफिशियल ऑर्डर निकाला, एक कमीशन नियुक्त किया और डॉक्टर PN शंकरन उसका जो है वो वर्तमान चेयरमैन थे। उन्होंने 2013 में ये रिपोर्ट रिलीज़ किया है। वो रिलीज़ का अनुसार जो है विश्वकर्मा समाज करीब 10% है 5 जाति की, और उसको साथ जो है परंपरागत कारीगर या हम लोग जो पैतृक कारीगर जो कहते हैं, इसकी ये 12 जाति की है, जिसमें 12 जाति में ये बांस का काम आपने तो 10% का बताया, बाकी 42% कैसे हुआ? बाकी परसेंट में बाकी 22% से तो 10% हटा के जो 12% है, 12% 7 जाति में है। 7 जाति कौन सी जातियाँ बताएंगे आप? जी मैं बताता हूँ। इसका जो है वो कपड़ा बुनने वाला, और ये है अपना लकड़ी फाड़ने वाला, और चूड़ियाँ बनाने वाले, और मिट्टी का बर्तन बनाने वाले, और इस तरीके दर्जी, इस तरीके से तो करीब 12 जाति है। तो इनकी कुल मिला के इसका जो आबादी है 22% है। भारत में संख्या की राजनीति होती है। जाति आधार पर आरक्षण मिलते हैं, जाति आधार पर वजीफा मिलता है, और पूरा खेल अंकों का होता है। मेरे पास जो जानकारी है, जो डेटा है, वी विश्वनाथन जी बता रहे हैं। दक्षिण भारत से हैं, हिंदी बहुत वैसी नहीं है जैसे आम उत्तर भारतीयों की होती है। लोहार, बढ़ई, ताम्रकार, शिल्पकार, सुनार, ये 5 जातियां हैं जो विश्वकर्मा समाज से आती हैं। इनके पास जो डेटा उपलब्ध है और मैं भी जो अध्ययन कर पा रहा हूँ उसके अनुसार 12% अन्य आबादी जो विश्वकर्मा समाज से आती है, वो आबादी इन्होंने जैसे जानकारी दी, और इसके अलावा 20% की आबादी जैसे बता पा रहे हैं वो है गैर पारंपरिक आबादी, यानी 22 + 20 42%। मैं सही हूँ? या बिल्कुल सही है आप। तो अब ये मुझे बताइए कि आप किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं और कैसे घटना याद आती है कि नितिन गडकरी का ध्यान आपकी तरफ गया और आपने जीवन में एक नया मोड़ लेते हुए राजनीति की तरफ भी कोशिश की, लेकिन वहाँ से फिर वापस आए। यह आने और जाने के बारे में बताइए, नितिन गडकरी जी की वो मुलाकात और आपका संघर्ष कैसे किया जा रहा है इसके? संघर्ष वाली जो सामाजिक संघर्ष हमारे जो शुरू हुआ है आज से करीब 40 साल पहले, जब मैं अदालत में थे, वहाँ से हमने वो नौकरी इसलिए छोड़ा कि मतलब हम लोग जो है लोगों के लिए कुछ करना है तो मैं कहीं नौकरी रहने से नहीं होता, क्योंकि मैं एक परंपरागत कारीगर समुदाय। मैं आपको मैं बीच में रोकना चाहूँगा। ये अदालत की नौकरी छोड़ करके आया करीबन 30 साल जिला अदालत के
डिस्ट्रिक्ट जज के आप सचिव रहे और अन्य विभिन्न पदों में रहे। वहाँ से इनको लगा कि मैं देश के रोजगार के लिए और कारीगरों के लिए कुछ बढ़िया कर सकता हूँ। ये मैंने उनका परिचय देना मेरे से चूक हो गई थी। आप आगे थोड़ा बताएंगे कि आपने नौकरी छोड़ी, फिर आगे बताएं। मैं अदालत की नौकरी छोड़ने के बाद में मैंने व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय के क्षेत्र में रहते हुए मैं कुछ पैसा कमाने के बाद में सामाजिक क्षेत्र के लिए उसको खर्चा करते करते पूरे देश में ही ये कारीगर समुदाय के उत्थान के लिए मैंने काम किया। उस काम को करते करते हमने राजनीति के अलग अलग राजनीतिक दलों के पास में गया। सोनिया से भी मिला, हमने ए बी वर्धन से मिला, मायावती से मिला, अब्दुल कलाम जी से 3 बार मुलाकात हुआ और इस तरीके से प्रमुख लोगों से मिलकर हमने इन लोगों के लिए वकालत किया। कारीगर समुदाय की, भारत की कारीगर समुदाय, यहाँ का विकास की, मानव विकास की तमाम चीज़ें बना के देने वाले ये समूह के लिए यहाँ पर एक भी मंत्रालय मुझे नज़र नहीं आया, कोई कारीगर मंत्रालय नहीं दिखा। ये कब की बात है? ये हुआ था कि हमने मतलब 2004 में शुरू किया। 2004 में अब्दुल कलाम जी से मुलाकात करके हमने निवेदन दिया कि भाई ये कारीगर मंत्रालय क्यों नहीं है भारत में। इसलिए हमने निवेदन किया कि ये तुरंत इसका व्यवस्था किए जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री को निर्देश दिया। प्रधानमंत्री का निर्देश पर जो प्लानिंग कमीशन ने एक हाई पावर कमेटी गठन किया 2005 में कि क्या कारीगर मंत्रालय चाहिए कि नहीं चाहिए। तो उसका ऊपर में 2005 जनवरी में योजना आयोग ने जो रिपोर्ट के साथ में 150 पन्ने का रिपोर्ट में ये बताया कि मतलब तो कारीगर मंत्रालय चाहिए। इतनी बड़ी तादाद के लोगों के लिए एक मंत्रालय नहीं है। इसलिए प्लानिंग कमीशन हाई पावर कमेटी ने रिकमेंड भी किया कि तुरंत कारीगर मंत्रालय का गठन किया जाए। ये 2005 की बात है। नितिन गडकरी जी के साथ आपके संबंध रहे, जैसे हमने जो जानकारी जुटाई है, अभी ढेर सारी तस्वीरें विवेकानंद जी की और यहाँ नेल्सन मंडेला वाली, वो तस्वीर मैं आपसे जल्दी साझा करूंगा। पहले मुझे बताइए कि वो क्या माजरा था कि आप भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े और दिल्ली में भी काफ़ी समय रहे, इस बारे में थोड़ा जानकारी देंगे? मेरी ज़िंदगी के एक अच्छा खासा समय हम अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ में इस वर्ग को संरक्षण के लिए मंत्रालय और अन्य फैसिलिटी के लिए हमने निवेदन करते गया। लेकिन तो किसी भी पार्टी ने जो नहीं किया, तो आखिरी में मैंने 2010 में आदरणीय नितिन गडकरी जी जो भारतीय जनता पार्टी का नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। कब की बात है? यह 2010 जनवरी में जी। तो आप नितिन गडकरी से मिले, उसके बाद क्या हुआ? नितिन गडकरी जी से मिलकर वहाँ पर जो वार्तालाप में हमने ये बात बोले कि पिछले जो चुनाव में 2009 का चुनाव में बीजेपी सत्ता से इसलिए रह गई कि 6% का वोट की कमी पाए यूपीए से। उस 6% वोट को पाटने के लिए हम कारीगर समुदाय, जो पूरी भारत की कारीगर समुदाय अगर तो साथ देंगे, ये निश्चित रूप से आने वाले चुनाव 2014 का चुनाव में बीजेपी सत्ता में आ सकते हैं। और तो 2014 का चुनाव के लिए अगर आपने जो बीजेपी शासित कोई भी राज्य में इन वर्ग के लिए कुछ करके दिखा देंगे, एक संदेश जाएगा पूरे देश। फिर क्या हुआ? नितिन गडकरी जी ने क्या किया फिर? नितिन गडकरी जी से मेरी जो बात हो रहा था उस समय उनके साथ में सहस्रबुद्धि जी उसका लीगल पॉलिटिकल एडवाइज़र भी थे। हमने उनको बता दिया, उनको बहुत ताजुब लगा कि मतलब इतनी बड़ी तादाद के लिए मतलब तो यहाँ पर एक मंत्रालय नहीं है। और हमने उनको ये भी बताया कि 2005 में योजना आयोग ने रिपोर्ट बनाने के बाद भी उसको अमल तक नहीं किया। तो उन्होंने बोले कि भाई आप लोग सब हमारी पार्टी के साथ में जुड़ जाओ, 2014 का चुनाव में पार्टी को सत्ता में ले आओ, हम लोग बना के दे देंगे आपको कारीगर मंत्रालय, हम बना के दे देंगे, आप लोग सब बढ़ कर जाइए। मैं बोले कि उसके लिए हमको ये काम करना पड़ेगा, हमको स्वतंत्र रूप से एक प्रकोष्ठ बना के देंगे ताकि हम लोग सुरक्षित उसका साथ में बीजेपी के साथ मिलकर काम करें। तो उन्होंने 2011 में कारीगर प्रकोष्ठ बनाया, भारत के इतिहास में पहली बार बने। भारतीय जनता पार्टी का कारीगर प्रकोष्ठ? जी, अगर भारतीय जनता पार्टी का कारीगर प्रकोष्ठ बनाया, जो पहला है। कोई भी राजनीतिक दलों ने कारीगरों के लिए इस तरीके से प्रकोष्ठ नहीं बनाया। तो आप उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, आर्टिजन सेल या कारीगर प्रकोष्ठ के? जी, कारीगर प्रकोष्ठ की, जो आर्टिजन सेल जो अंग्रेजी में कहते हैं। आपका दिल्ली में बैठना होता था? अब मैं बीजेपी का हेडक्वार्टर में बैठते थे, तो मैं वहाँ पर बैठ के पूरे देश का मतलब जो है हर एक प्रांत में जाके हमारी कारीगरों को ये समझाने की कोशिश की कि भाई भारतीय जनता पार्टी अकेली हमारी विकल्प है। अगर हमको सत्ता में लाएंगे तो हम लोगों को निश्चित रूप से कारीगर मंत्रालय मिलेगी और कारीगरों के लिए आने वाले समय में अच्छा ज़िंदगी जीतने के लिए पूरा योजना बन जाएगा। ये हमने 2014 तक
तो हमने पूरे देश में भ्रमण करके काम किया और 2014 का चुनाव आया, हम लोग जी जान से लग गया और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ला दिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नवाचार के लिए जाने जाते हैं। उनके प्रयोगों से पूरा भारत अचंभित रहता है। आपने नितिन गडकरी जी को बताया, उन्होंने आपको आर्टिजन सेल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, 2014 में सरकार बन गई। तो सरकार के किसी मंत्री से मिलकर आपने अपनी बात की और कुछ सफलता मिली या नहीं, आप थोड़ा बताएंगे इस बारे में। नितिन गडकरी जी कैबिनेट मिनिस्टर 2014 में बनने के बाद में तुरंत बाद मेरे को बोले कि आप प्लानिंग कमीशन का जो रिपोर्ट है और सिफारिश पत्र है उसका कॉपी दे दो। तो मैं नितिन आदरणीय अपना नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ और मेरे से कॉपी लेके चले गया। कारीगर मंत्रालय बनवाने का उद्देश्य वो लेके गया था। हमारी टीम ने आपके प्रयासों की चर्चा की और पड़ताल की तो पता चला कि आपने जो योजना बनाकर नितिन गडकरी जी को दी थी, उससे पहले केंद्रीय मंत्री थी नजमा हेपतुल्ला, अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री थी 2014 में। उन्होंने भी कुछ आपकी योजना को शामिल किया। ये नजमा हेपतुल्ला वाली बात थोड़ा बताएंगे कि किस तरह से आपकी योजना को एक तरह से हाईजैक कर लिया, या कहना चाहिए किसी और के लिए ये प्लान को चोरी कर लिया। क्या 2010 क्या मैं सही हूँ? हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इस बात को, इस दुनिया को सच्चाई तो जानना चाहिए, इसलिए हम इस बात को बताना चाह रहा हूँ। कारीगर मंत्रालय की बात को लेके मैंने नितिन गडकरी जी से मिलने के बाद में 2010 में एक वहाँ पर एक संगोष्ठी हुआ बीजेपी कार्यालय में। उसका अध्यक्षा थे मतलब डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला जी। तो नजमा हेपतुल्ला जी के सामने में पूरे भारत की कारीगर समुदाय के इतिहास के बारे में जब करके हमारे मुंह से एक शब्द निकला था कि परंपरागत कारीगर, भारत की परंपरागत कारीगर। ये 2010 की बात है। 2010 की बात है। 2010 का वो परंपरागत कारीगर के शब्द बोलते ही मैंने बोले कि जो आदिकाल में मानव विकास की पहले या उसी वक्त में आगे के खोज के बाद में धातुयुक्त पत्थरों को गिला के उसमें से मानव विकास के लिए संसाधनों को बना के देने वाले कारीगर समुदाय की आज की स्थिति बहुत गंभीर है मैडम। तो जब ये हम लोगों का संगोष्ठी चल रहा था तो हमारी जो वक्ता के तो हमने हमारी बात में हम भारत की परंपरागत कारीगर इस देश के निर्माण में कितने योगदान दिया था उसका आज की स्थिति के बारे में जब बात की तो उन्होंने पूरे चीज़ें नोट किया। नोट करने के बाद उनको लगे कि मतलब ये परंपरागत शब्द जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, भारत के इतिहास के साथ में जुड़े हुए हैं। इन वर्ग के लिए मतलब तो आगे करने के लिए मतलब तो उन्होंने सारे चीज़ें नोट किया। नोट करने के बाद में इन लोगों ने जब 2014 में जब इनको अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाया विभाग से, तो इसको कैबिनेट मंत्री बनाया नजमा हेपतुल्ला जी को। नजमा हेपतुल्ला जी को मंत्री बनाने के बाद में इन्होंने क्या किया कि मतलब भारत की अल्पसंख्यक परंपरागत कारीगर को वहाँ पर ये शब्द को आप ध्यान दे दें। परंपरागत शब्द जो हम जो बोले थे उन्होंने जो नोट किया वो यहाँ का अल्पसंख्यक के नाम से मतलब उसको कर दिया, जिसमें हिंदू कारीगरों का कहीं सम्मिलित नहीं है। यानी उन्होंने अल्पसंख्यकों में मुसलमान और दीगर संप्रदाय के लोगों को शामिल किया, हिंदुओं को शामिल नहीं किया, ये आपका कहना है? या आपकी योजना को एक तरह से उन्होंने हाईजैक कर लिया, और हाईजैक किया तो कारीगरों के लिए किया जरूर, लेकिन इसे भी धर्म के चश्मे से जोड़ दिया। मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही है। तो क्या हुआ, एक योजना बनी, उस योजना का क्या नाम था, किस तरह से काम किया? उस्ताद नाम का योजना जो मोदी जी का पहला 100 दिन का जो कार्यकाल का जो योजना है उसमें सबसे प्रमुख जो योजना है उसमें उस्ताद नाम का योजना अल्पसंख्यक मंत्रालय से जो इसमें गैर हिंदू थे, यानी हिंदू लोगों को शामिल नहीं किया? नहीं है, अल्पसंख्यक के लिए, केवल अल्पसंख्यक। लेकिन अल्पसंख्यक का साथ में एक शब्द जो उन्होंने जोड़ दिया, परंपरागत अल्पसंख्यक। परंपरागत शब्द जो मैं बोले थे। अभी मौजूदा समय में आपकी लड़ाई कहाँ तक पहुंची है और किस तरह से आप संघर्ष को अंजाम तक लेने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए कि मतलब तो 2014 में सत्ता में आने के बाद माननीय नितिन गडकरी जी ने अपने तरफ से कोशिश की, मंत्रालय नहीं बन पाया। तो मंत्रालय नहीं बन पाया तो हम लोग वापस आ गया छत्तीसगढ़ में। वो प्लानिंग कमीशन की बात अधूरी रह गई कि प्लानिंग कमीशन को भेजा, फिर क्या हुआ? प्लानिंग कमीशन का फाइल जो है उसी के अंदर में रहेगी, जो उसका अलमारी में रह गया, उसका कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया, मंत्रालय नहीं बनाया। भारत के कारीगर जो है, खास करके हिंदू कारीगर, हिंदू वर्ग की जो कारीगर है वो सड़क में था, क्योंकि उस्ताद योजना के माध्यम से नजमा हेपतुल्ला जी ने अपना मंत्रालय के माध्यम से अन्य अल्पसंख्यक कारीगरों के लिए सारे योजनाएं किया। तो इसमें अपना उस्ताद नाम का योजना, ये
सारी बातें आपने सुनी, समझी और महसूस किया कि किस तरह से योजनाएं टेबल पे और फाइल पे दम तोड़ती है। 9 साल हो गए। 2014 में इन्होंने नितिन गडकरी जी को फाइल दी, प्लानिंग कमीशन के पास गई। 2014 में नजमा हेपतुल्ला जी ने सिर्फ देश के उस वर्ग के लिए काम किया जिन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। लेकिन अभी आपका संघर्ष किस तरह से चल रहा है, उस बात को 9 साल हो गए। ये 9 साल के बाद अभी मेरे को ये हम लोगों ने पूरे देश में अलग अलग शहर में आंदोलन का रास्ता अपनाया था। जंतर मंतर में धरना आंदोलन भी दिया था और हम लोगों ने मेमोरेंडम भी दिया। पूरे बहुत सारा समाज हमारा साथ दिया, लेकिन उसका कोई प्रभावशाली परिणाम नहीं हुआ। जब परिणाम नहीं हुआ तो हम लोग हताश होकर हम लोगों ने वो आंदोलन का रास्ता छोड़ दी। एक मैं तस्वीर देख रहा हूँ, आपके घर में कुछ बोर्ड लगा हुआ है। आज़ाद भारत के परंपरागत कारीगर समुदाय की आर्थिक आंदोलन के संस्थापक नेता वी विश्वनाथन। 40 साल से लंबा आपका आंदोलन चल रहा है। थोड़ा सा खुद के बारे में बताएंगे। जैसे हमारी जानकारी है कि 12 साल की उम्र में आप केरल से संघर्ष करते हुए आगे बढ़े। थोड़ा सा खुद के बारे में बताएं, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं ताकि दर्शक भी देखें, समझें। और 4 दशक कैसे आप एक योद्धा की तरह इस उम्र में, तमाम शारीरिक व्याधियां हैं, तकलीफ़ें हैं, कुछ ऑपरेशंस हुए हैं आपके, आप मुझे बताएंगे कि किस तरह से ये आप आंदोलन चला पा रहे हैं। मेरे बचपन बहुत गरीबी में निकला। केरल में जन्मा और गरीब बड़ाई परिवार में जन्मे होने के नाते मेरे को बचपन से मतलब तो बाल श्रमिक बनकर मेरे को काम करना पड़ा। मैं कोरिस में काम करते थे। इसके बाद हम लोगों ने मेरी 12 साल की उम्र में हमने हमारी परंपरा पैतृक कार्य जो लकड़ी का काम करना शुरू कर दी। ऐसे ही हमने हमारी घर के लिए काम करते थे। 2000 मेरी 19 साल की उम्र में हमको लगे कि मतलब तो हम परंपरागत कार्य छोड़ के हम एक पढ़े लिखे आदमी एक उद्योग एक ऑफिस का काम अगर करें तो हम लोगों को कुछ हमारी ज़िंदगी सुधर जाएगा। इस तरीके से हमने अदालत की नौकरी किया। अदालत की नौकरी करते करते हमको एक उद्योगपति ने अपनी सेक्रेटरी बना के लेके गया था और वहाँ से हमने मतलब अपने व्यवसाय में आए। इस व्यवसाय में आने के बाद में मेरी एक ही लक्ष्य था, ये सामाजिक क्षेत्र के लिए जो काम करने के लिए मेरे पास पैसा होना चाहिए। वो पैसे का व्यवस्था जो है व्यवसाय के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हमने छोटा करके हमने व्यवसाय का आगे बढ़ाया गया और पिछले 38 साल से हम व्यवसायिक क्षेत्र में हूँ। 4 दशक से ज़्यादा समय हो गया है नौकरी के बाद से। मैं पूरे देश में अलग अलग समाज और लोगों से मिलकर ये समाज को जगाने की और अपनी मांग को सरकार के सामने रखने का जो दिशा में आंदोलन करने का काम कर रहे हैं। भारत के कारीगरों के लिए मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग साथ दे रहे हैं, साथ रहेंगे। रहते हुए मोदी जी हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमारे लिए कारीगर मंत्रालय निश्चित रूप से बनेगा और योजनाएं बनाएंगे और इस वर्ग को संरक्षण के लिए निश्चित रूप से मोदी जी बहुत ही अच्छा सफल कार्य करेंगे। जब तक सांस है तब तक आस है। मैं रहूं ना रहूं, ये वीडियो का माध्यम से पूरे आवाम को और अंतर्राष्ट्रीय मंच को ये गाथा पहुँचे कि पूरी भारत नवनिर्माण में और योगदान देने वाले इस कारीगर समुदाय आज सड़क में हैं, इनके पास काम नहीं है, भूखमरी में हुए हैं, पीड़ित है। इस वर्ग के लिए एक मंत्रालय की मांग हमने पिछला 40 साल से करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक सुनाई नहीं हुआ। आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि मोदी जी और अन्य हमारे प्रमुख लोग इस मुद्दे पर गंभीरता से ले लें और इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरे देश की जनता से मैं आह्वान कर रहा हूं कि इस हमारी मांग को पूरा करने के लिए हमारा साथ दे दें। भारत की आज़ादी के तुरंत बाद मदर इंडिया, 2 बीघा ज़मीन जैसी तमाम फिल्में बनी जो मनोरंजन का साधन तो बनी, बेबसी को पर्दे में दिखाकर ये बताने की कोशिश की गई कि भारत का मजदूर और कारीगर आज भी किस बेबसी से जी रहा है। और आज बेहद अफसोस होता है, आज़ादी के 75 साल बाद भी तस्वीरें बहुत ज़्यादा जुदा नहीं हुई है। हाँ, कोशिशें ज़रूर हुई, लेकिन आश्चर्य होगा कि भारत की 42% आबादी के लिए न मंत्रालय बना, ना कोई कानून बना। इसे भी हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखा गया। वी विश्वनाथन आचार्य जैसे व्यक्ति जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, इनकी योजना के लिए उस्ताद नाम की योजना बनाई गई 2014 में, लेकिन
सर्व समाज के लिए, सभी के लिए, कारीगरों के लिए, बेबसी के लिए, उनकी तकलीफ़ों के लिए कोई ठोस प्रयास अभी तक नहीं हुआ है। राष्ट्रबोध की कोशिश रहेगी कि हम लगातार जनता की आवाज़, जनता के से जुड़े हुए उन सरोकारों को प्रस्तुत करें जिनसे समाज और देश का भला हो सके। कोशिश करेंगे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपनी बात वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ सिस्टम जागे और दौड़ने लगे, काम करे भारत के नवनिर्माण के लिए, जहाँ से मानवता और आध्यात्म का सफ़र भी तय होता है। नमस्कार।